लास्ट टाइम हमने अपने लेक्चर को यहाँ से छोड़ा था, वहाँ से आज हम स्टार्ट करेंगे। और लास्ट टाइम हमने देखा था क्वेश्चन नंबर 40 को। क्वेश्चन नंबर 40 के बाद क्वेश्चन नंबर 41, द टर्म लीज इज मेंशन्ड इन सेक्शन। जो डेफिनेशंस है उसमें से मैंने ये जो लीज की डेफिनेशन है उसको लेके ऑब्जेक्टिव टाइप बनाया है। द टर्म लीज इज मेंशन्ड इन सेक्शन डैश of the Stamp Act 1899. ऑप्शन ए है सेक्शन 2 सबसेक्शन 15। ऑप्शन बी है सेक्शन 2 सबसेक्शन 16 of the Stamp Act 1899। ऑप्शन सी है सेक्शन 2 सबसेक्शन 17 of the Stamp Act 1899। और डी है सेक्शन 2 सबसेक्शन 18। और the term lease is mentioned in section 2 subsection 16। option B is a correct option, right answer of this question. The term lease is mentioned in section 2 subsection 16 of the Stamp Act 1899। Next question है question number 42। The term marketable security is defined in section dash of the Stamp Act 1899। और ऑप्शन ए है सेक्शन 2 सबसेक्शन 15। ऑप्शन बी है सेक्शन 2 सबसेक्शन 16। ऑप्शन सी है सेक्शन 2 सबसेक्शन 16 ए। और ऑप्शन डी है सेक्शन 2 सबसेक्शन 17। The term marketable security is defined in section 2 subsection 16a। Right or correct option of the question which has been mentioned above. The correct answer of the question is the term marketable security is defined in section 2 subsection 16a of the Stamp Act 1899। Question number 43 है the term settlement is defined in section। इस settlement की जो term है उसको define किया गया है, उसकी definition जो है वो किस section के अंदर है। The term settlement is defined in section dash of the Stamp Act 1899। ऑप्शन ए है section 2 subsection 23। ऑप्शन बी है सेक्शन 2 सबसेक्शन 24। ऑप्शन सी है सेक्शन 2 सबसेक्शन 25। और ऑप्शन डी है सेक्शन 2 सबसेक्शन 26। और इसका राइट और करेक्ट आंसर है द करेक्ट ऑप्शन ऑफ दिस क्वेश्चन which has been mentioned above। The correct option is section 2 subsection 24 is the correct or right answer of the question। The term settlement is defined in section 2 subsection 24 of the Stamp Act 1899। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है इंस्ट्रूमेंट्स चार्जेबल विद ड्यूटी इज मेंशन्ड। Instruments chargeable with duty is mentioned in section dash of the Stamp Act 1899। ऑप्शन ए है सेक्शन 2। ऑप्शन बी है सेक्शन 3। ऑप्शन सी है सेक्शन 4। और ऑप्शन डी है सेक्शन 5। इंस्ट्रूमेंट्स चार्जेबल विद ड्यूटी के ऐसे दस्तावेजात, ऐसी दस्तावेजात कि जिस पर ड्यूटी महसूल आयद होता है, स्टैंप आयद होती है, स्टैंप लगती है। इंस्ट्रूमेंट्स चार्जेबल विद ड्यूटी इज मेंशन्ड इन सेक्शन डैश ऑफ द स्टैंप एक्ट 1899। उसका जिक्र है सेक्शन 3 of the Stamp Act 1899। तो करेक्ट और राइट आंसर और राइट ऑप्शन ऑफ द above mentioned question is option B, section 3 of the Stamp Act 1899। उसके बाद है क्वेश्चन नंबर 45। Every instrument mentioned in schedule of the Stamp Act 1899 कि हर जो दस्तावेज है जिसका जिक्र जो है वो शेड्यूल में दिया गया है स्टैंप एक्ट के 1899 के स्टैंप एक्ट के स्केड्यूल के अंदर, हर वो जो दस्तावेज जिसका जिक्र है which not having been previously executed by any person कि किसी शख्स ने उसको एग्जीक्यूट ना किया हो is executed in पाकिस्तान। और वो पाकिस्तान में एग्जीक्यूट होती है ऐसी दस्तावेज जो पहले एग्जीक्यूट नहीं हुई ऑन पाकिस्तान ऑन और आफ्टर द डैश ए। ऑप्शन ए है फर्स्ट डे ऑफ अप्रैल 1899।
Option B have first day of May 1899. Option C have first day of June 1899, or option D have first day of July 1899. Every instrument, question number 45 है, every instrument, हर वो दस्तावेज, every instrument mentioned in schedule of the Stamp Act 1899 which not having been previously executed by any person is executed in Pakistan on or after the dash. Option A है first day of April 1899, first day of May, first day of June, first day of July 1899. कौन सा ऑप्शन करेक्ट ऑप्शन है कि ऐसी दस्तावेज जिसका जिक्र जो है स्केजुअल के अंदर है, जो स्टैंप एक्ट का शेड्यूल है, जो रूल है उसके अंदर है, और वो पहले जो है उसकी एग्जीक्यूशन नहीं हुई, ऐसी जो डॉक्यूमेंट है स्टैंप नहीं लगाई गई, अब उसको एग्जीक्यूट अब किया जाता है, जो कोई शख्स करता है तो एग्जीक्यूटेड इन पाकिस्तान, उसकी एग्जीक्यूशन होती है पाकिस्तान में इस तारीख को या इसके बाद जो कि आगे मेंशन की गई है। तो इसका राइट और करेक्ट जो आंसर है वो ये है ऑप्शन डी, फर्स्ट डे ऑफ जुलाई 1899। फर्स्ट डे ऑफ जुलाई 1899 को या उसके बाद कोई एग्जीक्यूशन होती है उसका जिक्र है। उसके बाद है क्वेश्चन नंबर 46, several instruments used in single transaction. Further, several instruments used in single transaction or sale, mortgage of settlement is mentioned in section dash of the Stamp Act 1899. Option A है section 4, option B है section 5, option C है section 6 और option D है section 7। तो सेक्शन 4 के अंदर जिक्र है कि several instruments जो है उसका इस्तेमाल किया जाता है एक सिंगल ट्रांजैक्शन के अंदर, तो सेक्शन 4 इसका रेलिवेंट सेक्शन। उसके बाद है question number 47, instruments relating to several distinct matters is mentioned in section dash of the Stamp Act 1899. ऑप्शन ए है सेक्शन 4, ऑप्शन बी है सेक्शन 5, ऑप्शन सी है सेक्शन 6, ऑप्शन डी है सेक्शन 7। तो इसका राइट ऑप्शन है कि जो इंस्ट्रूमेंट्स रिलेटिंग टू सेवरल डिस्टिंक्ट मैटर्स से मुतल्लक जो इंस्ट्रूमेंट्स हैं उसका जिक्र आता है सेक्शन 5 के अंदर। ऑप्शन बी जो है वो करेक्ट ऑप्शन है जो क्वेश्चन नंबर 47 है उसका। उसके बाद है क्वेश्चन नंबर 48, power to reduce comma remit or compound duties is mentioned in section dash of the Stamp Act 1899. पावर टू रिड्यूस कम करना, remit माफ करना, और कंपाउंड ड्यूटीज को इज मेंशनड इन सेक्शन, किस सेक्शन के अंदर उसका जिक्र है कि जो ताकत है, इख्तियार है कम करने का, रिमिट करने का, माफ करने का, और कंपाउंड ड्यूटीज इज मेंशनड इन सेक्शन डैश ऑफ द स्टैम्प एक्ट 1899, सेक्शन 9 ऑफ द स्टैम्प एक्ट 1899 के सेक्शन 9 के अंदर जो है वो स्टैंप ड्यूटी को माफ करने का और उसको कम करने का जो है इख्तियार है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन 49। अब ये सेक्शन 9 को ही हम देखेंगे, सेक्शन 9 के अंदर क्या कहा गया है। अंडर सेक्शन 9 ऑफ द स्टैम्प एक्ट 1899 of the Stamp Act, the dash may by rule or order published in official gazette reduce or remit, कौन कर सकता है, कौन कम कर सकता है, कौन माफ कर सकता है स्टैंप ड्यूटी को अंडर सेक्शन 9 ऑफ द स्टैम्प एक्ट 1899। ये सेक्शन 9 है। ऊपर वाला क्वेश्चन जो हमने किया कि पावर टू रिड्यूस और रिमिट जो ड्यूटीज हैं उनको कौन माफ कर सकता है, किस सेक्शन के तहत, तो वो सेक्शन 9 था। अब हमने सेक्शन 9 में देखना है जो स्टैम्प एक्ट 1899 का है कि अगर माफ कर सकता है तो कौन माफ कर सकता है। अंडर सेक्शन 9 ऑफ द स्टैम्प एक्ट 1899 द डैश में कर सकता है, कौन कर सकता है, ये हम ऑप्शन देखेंगे आगे। बाय रूल और ऑर्डर पब्लिश, के रूल कानून बना के, हुक्म देकर, ऑफिशियल गजट में उसकी नोटिफिकेशन करके रिड्यूस और रिमिट कम कर सकता है या माफ कर सकता है, वेदर प्रोस्पेक्टिवली और रेट्रोस्पेक्टिवली।
माजी से या हाल से, इन द होल और एनी पार्ट ऑफ द टेरिटरीज अंडर इट्स एडमिनिस्ट्रेशन, जो कि उसकी एडमिनिस्ट्रेशन में हो, उसका पूरे का पूरे इलाके में स्टैंप ड्यूटी को माफ कर सकता है, या उसके किसी हिस्से में से स्टैंप ड्यूटी को कम कर सकता है या माफ कर सकता है। द ड्यूटीज विच with which any instruments or any particular class of the instruments, किसी खास किस्म के इंस्ट्रूमेंट से मुतलका ड्यूटी को कम कर सकता है या माफ कर सकता है। The duties with which any instruments or any particular class of instruments, ये खास किस्म के इंस्ट्रूमेंट्स दस्तावेजात से मुतल्लक वो कम कर सकता है ड्यूटी को या माफ कर सकता है। और any particular class of instruments or any of the instruments belonging to such class, या उससे मुतल्लका जो दूसरे इंस्ट्रूमेंट्स हैं, और any instruments when executed by or in favor of any particular class of persons or by or in favor of any members ऑफ सच क्लास आर चार्जेबल। तो कौन सी पावर है, कौन सी अथॉरिटी है जो कि जो है वो अंडर सेक्शन 9 ऑफ द स्टैम्प एक्ट 1899 वो कम कर सकती है स्टैम्प ड्यूटी को, या वो स्टैम्प ड्यूटी को सिरे से ही माफ कर सकती है। जैसे आज हम देख रहे हैं कि हमारी सोसाइटी के अंदर ये कोरोना वायरस का मामला है, तो वो ऐसी इमरजेंसी की सूरत में अगर माफ करना है, कम करना है स्टैंप ड्यूटी को, रिवाइज करना है, तो ये किसका इख्तियार है? ए फेडरल गवर्नमेंट का, बी अंडर सेक्शन 9 ऑफ द स्टैम्प एक्ट 1899 ए फेडरल गवर्नमेंट का, बी प्रोविंशियल गवर्नमेंट का, सी लोकल गवर्नमेंट का, और डी ऑल ऑफ द अबव ऑप्शंस आर करेक्ट। कि ये सारे के सारे यानी फेडरल गवर्नमेंट भी, प्रोविंशियल गवर्नमेंट भी और लोकल गवर्नमेंट भी, ये सारे के सारे जो है वो रिमिट भी कर सकते हैं और रिड्यूस भी कर सकते हैं स्टैंप ड्यूटी को। तो कौन सा जो है वो राइट ऑप्शन है? ऑप्शन बी इज द राइट ऑप्शन ऑफ द अबव मेंशन्ड क्वेश्चन। The correct answer of this question is the provincial government may reduce or remit the stamp duty under section 9 of the Stamp Act 1899। प्रोविंशियल गवर्नमेंट कर सकती है अंडर सेक्शन 9 ऑफ द स्टैम्प एक्ट 1899। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा जो है वो क्वेश्चन नंबर 50 है। अंडर विच सेक्शन ऑफ द स्टैम्प एक्ट ड्यूटीज हाउ टू बी पेड इज मेंशन्ड, कि कौन से सेक्शन के अंदर के ड्यूटीज किस तरह से जो है वो पे की जाएंगी, उसके कौन कौन से तरीकाकार होंगे, किस सेक्शन के अंदर जो है मेंशन किया गया है। मसलन एडहेसिव होगी, इम्प्रेस्ड होगी, उसके कौन कौन से तरीके हैं, वो सेक्शन 10 के अंदर जो है वो मेंशन किया गया है। राइट ऑप्शन जो है वो ऑप्शन ए है 10, ऑप्शन बी है 11, ऑप्शन सी है 12, ऑप्शन डी है सेक्शन 13 ऑफ द स्टैम्प एक्ट 1899। और इसका राइट ऑप्शन जो है और करेक्ट आंसर है वो सेक्शन 10 है ऑफ द स्टैम्प एक्ट 1899 के स्टैम्प ड्यूटी जो है वो कैसे पे की जाएगी, उसके डिफरेंट तरीके बताए गए हैं कि वो इम्प्रेस्ड हो सकती है, वो यानी एडहेसिव हो सकती है कि वो टिकट है तो टिकट को चस्पा करके, या इम्प्रेस्ड है पहले से ही स्टाम्प पेपर की सूरत में वो ड्यूटी जो है वो कोई भी इंस्ट्रूमेंट लिखना है तो उससे मुतलका होता है कि ये इतने का स्टाम्प पेपर है, 50 का है, 1200 का स्टाम्प पेपर है, तो वो इम्प्रेस्ड जो है वो, तो ये 10 सेक्शन 10 स्टैम्प एक्ट के अंदर बताया गया है। उसके बाद है क्वेश्चन नंबर 51। Under section 11 of the Stamp Act 1899, the instruments may be stamped with। अब सेक्शन 11 जो है उसके अंदर जो स्टैम्प एक्ट है 1899 का, सेक्शन 11 के अंदर बताया गया है कि दस्तावेजात जो हैं उनको स्टैम्प किया जा सकता है इन तरीकों से। किन तरीकों से किया जा सकता है? ए एडहेसिव स्टैम्प्स, यानी चस्पा किए जाने वाली टिकटों से, कंप्रेस्ड स्टैम्प्स के पहले से ही उसमें जो है वो गूंदी हुई जो स्टैम्प है उसके साथ, और सी ऑप्शन है बोथ एडहेसिव एंड कंप्रेस्ड स्टैम्प्स। तो जो सेक्शन 11 है ऑफ द स्टैम्प एक्ट 1899, द इंस्ट्रूमेंट्स में बी स्टैम्प्ड विद, ऑप्शन ए इसका राइट ऑप्शन है। यानी आगे चल के हम देखते हैं कि सेक्शन 11 में कहा क्या गया है कि कौन सी किस्म के दस्तावेजात हैं, कौन से इंस्ट्रूमेंट्स हैं जिसमें सिर्फ एडहेसिव स्टैम्प्स ही लगती हैं अंडर सेक्शन 11 ऑफ द स्टैम्प एक्ट 1899।
कि वो कौन सी इंस्ट्रूमेंट्स हैं जिसमें सिर्फ एडहेसिव स्टैंप्स ही लगती हैं अंडर सेक्शन 11 ऑफ द स्टैंप एक्ट 1899। तो क्वेश्चन हमारा 51 था कि अंडर सेक्शन 11 ऑफ द स्टैंप एक्ट 1899 द इंस्ट्रूमेंट्स में बी स्टैम्प्ड विद ए एडहेसिव स्टैंप्स लगेंगी इन इंस्ट्रूमेंट्स पर, जिसका जिक्र जो है वो सेक्शन 11 में किया गया है जिन इंस्ट्रूमेंट्स का, या बी इम्प्रेस्ड स्टैंप्स लगेंगी, या सी बोथ एडहेसिव एंड इम्प्रेस्ड स्टैंप्स लगेंगी। तो इसका राइट ऑप्शन और राइट आंसर जो है वो ऑप्शन ए है, एडहेसिव स्टैंप्स लगेंगी। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन में देखते हैं कि सेक्शन 11 में कौन सी इंस्ट्रूमेंट्स हैं जिस पर कि एडहेसिव स्टैंप्स ही लगेंगी। क्वेश्चन 52 है, अंडर सेक्शन 11 of the Stamp Act 1899 the following instruments may be stamped with adhesive stamps। वो कौन कौन सी डॉक्यूमेंट्स हैं, वो कौन कौन सी दस्तावेजात हैं अंडर सेक्शन 11 of the Stamp Act 1899 the following instruments may be stamped with adhesive stamps, और वो हैं A instrument chargeable with a duty exceeding 25 पैसा, accept parts of bill of exchange, payable otherwise than on demand and drawn in sets, के इंस्ट्रूमेंट चार्जेबल विद कि जिस पर 25 पैसे की ड्यूटी लगती है। बी है बिल ऑफ एक्सचेंज एंड प्रोमिसरी नोट्स ड्रॉन आर मेड आउट ऑफ पाकिस्तान, के बिल ऑफ एक्सचेंज से मुतल्लक जो इंस्ट्रूमेंट है, प्रोमिसरी नोट से मुतल्लक जो प्रोमिसरी नोट लिखा जाता है, तो प्रोमिसरी नोट जो लिखा जाता है तो उस पर टिकटें लगती हैं, एडहेसिव टिकटें लगाई जाती हैं, चश्मा की जाती है उसकी बैक साइड पे या उसके फ्रंट पे साइड्स पे, जहाँ पर वो एक परफॉर्मा होता है, तो वहां पर अबारत पूरी की पूरी जो है वो फॉर्मली लिखी होती है और उसमें डैश होती हैं और उसमें लिखा होता है कि इतनी रकम दे रहा हूँ और फलां तारीख को इतनी रकम जो है वो मैं आपसे रकम ले रहा हूँ, फलां तारीख को 2 साल के बाद आपको वापस करने का बंद हो। तो उस पर टिकटें लगाई जाती हैं बकायदा, एडहेसिव स्टैंप्स होती हैं, बिल ऑफ एक्सचेंज एंड प्रोमिसरी नोट्स ड्रॉन आर मेड आउट ऑफ पाकिस्तान। तो ऐसी जो बिल ऑफ एक्सचेंज हैं और प्रोमिसरी नोट्स हैं उन पर भी एडहेसिव टिकट्स लगती हैं। सी है एंट्री एज एन एडवोकेट, कि अगर आप एडवोकेट हैं, वकील, जैसे आप लोगों ने भी अब वकील बन जाना है, तो एडवोकेट वकील और अटॉर्नी ऑन अ रोल ऑफ हाई कोर्ट, और हाई कोर्ट के अंदर जो रोल है उसमें जो आप वकालतनामा देते हैं तो उस वकालतनामे में जो टिकट लगती है वो एडहेसिव जो है स्टैंप होती है, वो चस्पा की जाती है कि आप जो है वो किसी की तरफ जो है से जो है वो अटारनी मुकर्रर हो रहे हैं, वकील मुकर्रर हो रहे हैं, तो उसमें टिकट लगती है बाकायदा। जैसे ये आम डिस्ट्रिक्ट कोर्ट्स के अंदर भी लगाई जाती है, 2 रुपए का टिकट लगाया जाता है, तो वो एडहेसिव टिकट होता है। तो इन सब पर, और डी transfer by endorsements of shares in any incorporated company, other body corporate, और ई है all of the above options are correct। और ये सारी की सारी ऑप्शंस दी हुई हैं, सारे के सारे जो डॉक्यूमेंट्स हैं जो मैंने बयान किए हैं, इन पर जो है एडहेसिव स्टैंप ही लगती है अंडर सेक्शन 11 ऑफ द स्टैंप एक्ट। उसके बाद है क्वेश्चन नंबर 53। क्वेश्चन नंबर 53, under section 12 of the Stamp Act 1899, under section 12, section 12 जो स्टैंप एक्ट का सेक्शन 12 है, whoever affixed any adhesive stamp to any instruments chargeable with duty which has been executed by any person shall, when affixing such stamp, dash the same। कि अगर कोई शख्स कोई इंस्ट्रूमेंट जो है वो जिस पर ड्यूटी लगनी है वो उसकी एग्जीक्यूशन करता है और उस पर जो है वो एडहेसिव टिकट लगाता है, तो उस टिकट को क्या किया जाएगा, उसको कैंसिल किया जाएगा ताकि वो दोबारा इस्तेमाल ना हो सके, दोबारा काबिल इस्तेमाल ना रहे। तो ऑप्शन इसके मैं आपको दे देता हूँ। ऑप्शन ए है कि अंडर सेक्शन 12 ऑफ द स्टैंप एक्ट 1899 whoever affixed any adhesive stamp, कि जो कोई एडहेसिव स्टैंप चस्पा करता है टू एनी इंस्ट्रूमेंट, किसी भी दस्तावेज पर जो जिस पर के ड्यूटी लगनी है, चार्जेबल विद ड्यूटी विच हैज बीन एग्जीक्यूटेड, जो कि एग्जीक्यूट हो चुकी है, पैसिव का फिक्रा है, बाय एनी पर्सन, किसी शख्स ने भी उसको एग्जीक्यूट कर दिया है, शैल, तो क्या होगा, व्हेन अफिक्सिंग सच स्टैंप, वो करेगा जब ऐसी जो स्टैंप उसने अफिक्स की है, तो उस स्टैंप के साथ वो क्या करेगा, उसको एक्सेप्ट करेगा,
बी उसको रिजेक्ट करेगा, सी उसको कैंसिल करेगा, कैंसिल द सेम। तो सेक्शन 12 के अंदर कहा गया है कि जो उसने ऐसी किसी इंस्ट्रूमेंट पर एडहेसिव स्टैंप लगाई है तो उसको कैंसिल करेगा, उस पर क्रॉस का निशान लगा देगा, उसको कैंसिल कर देगा। तो सेक्शन 12 के अंदर है ताकि वो दोबारा इस काबिल इस्तेमाल ना रहे वो टिकट। इसका मकसद ये होता है, सेक्शन 12 स्टैंप एक्ट 1899 का जो सेक्शन 12 है उसमें ये बताया गया है कि अगर कोई शख्स जो कोई इंस्ट्रूमेंट जो है एग्जीक्यूट करता है तो वो एडहेसिव टिकट जो कि चार्जेबल है उस इंस्ट्रूमेंट पर, तो ऐसी सूरत में जब वो लगाएगा एडहेसिव टिकट तो उसको वो कैंसिल करेगा उस टिकट को, ताकि वो दोबारा काबिल इस्तेमाल ना रहे। उसके बाद है जी नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 54, समरी प्रोसीजर। ये बड़ा इंपॉर्टेंट है, ये सीपीसी से रिलेटेड भी है कि जो मैटर नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट से रिलेटेड हैं, जैसे जो बिल ऑफ एक्सचेंज से मुतल्लिका है, जैसे बिल ऑफ एक्सचेंज की डेफिनेशन आपने डेफिनेशंस के अंदर देखी। तो समरी प्रोसीजर ऑन नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट्स इज मेंशन्ड इन ऑर्डर। कौन सी ऑर्डर के अंदर जो है वो इसका जिक्र है? ऑर्डर डैश ऑफ द कोड ऑफ सिविल प्रोसीजर। ऑप्शन ए है ऑर्डर 34 ऑफ द सीपीसी। ऑप्शन बी है ऑर्डर 35 ऑफ द सीपीसी। ऑप्शन सी है ऑर्डर 36 ऑफ द सीपीसी। और ऑर्डर डी, ऑप्शन डी है ऑर्डर 37 ऑफ द सीपीसी। तो समरी प्रोसीजर ऑन नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट्स इज मेंशन्ड इन ऑर्डर डैश ऑफ द कोड ऑफ सिविल प्रोसीजर कि अगर कोई बिल ऑफ एक्सचेंज लिखी जाती है, अगर कोई प्रोमिसरी नोट लिखा जाता है, तो अगर दो पार्टीज के फ्रीकैन के दरमियान वो है और एक जो पार्टी है उसकी वायलेशन करती है, तो उससे रिलेटेड अगर कोई दावा करना है तो वो उसका प्रोसीजर वो प्रोसीजर कौन सा अडॉप्ट करेगा, किस अदालत में केस करेगा, अदालत कौन सा प्रोसीजर अडॉप्ट करेगी, किस ऑर्डर के अंदर है वो कोड ऑफ सिविल प्रोसीजर के। तो ऑर्डर 37 है, ऑर्डर 37 ऑफ द सिविल प्रोसीजर कोड 1908। और राइट ऑप्शन इसका है ऑप्शन डी 37, ऑर्डर 37। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 55 है, क्वेश्चन नंबर 55, institution of summary suits upon bill of exchange is mentioned in order 37। अब ऑर्डर 37 है और बिल ऑफ एक्सचेंज से मुतल्लिका अगर कोई दावा करना है तो उस कौन से रूल के तहत जो है वो दावा किया जाएगा? ऑर्डर तो 37 है ही, अब कौन सा रूल है जिसके तहत बिल ऑफ एक्सचेंज जो है उसका दावा किया जाएगा? इंस्टीट्यूशन ऑफ समरी सूट्स अपॉन बिल ऑफ एक्सचेंज इज mentioned in order 37 rule dash of the code of civil procedure। ऑप्शन ए है रूल 1, ऑप्शन बी है रूल 2, ऑप्शन सी है रूल 3 और ऑप्शन डी है रूल 4 ऑफ ऑर्डर 37। तो इसका जो राइट ऑप्शन है और करेक्ट आंसर है वो ऑप्शन बी है, ऑर्डर 37 रूल 2 ऑफ द कोड ऑफ सिविल प्रोसीजर 1908 के अगर बिल ऑफ एक्सचेंज से मुतल्लिका कोई भी आपने दावा दायर करना है तो ऑर्डर 37 है और रूल 2 के तहत आप दावा दायर करेंगे। उसके बाद है क्वेश्चन नंबर 56, अंडर सेक्शन डैश ऑफ द स्टैम्प एक्ट 1899 no second instrument chargeable with duty shall be written upon a piece of stamp paper, upon a piece of stamp paper upon which an instrument chargeable with duty, upon which an instrument chargeable with duty has already been written under section dash of the Stamp Act 1899 no second instrument, no second instrument। अब ये पूरे का पूरा सेक्शन है, मैं सेक्शन भी आगे चल के आपको बताता हूँ ये कौन सा सेक्शन है और क्या कहता है ये। अंडर सेक्शन डैश ऑफ द स्टैम्प एक्ट 1899 नो सेकंड इंस्ट्रूमेंट, कोई दूसरी दस्तावेज चार्जेबल विद ड्यूटी, जिस पर दूसरी इंस्ट्रूमेंट पर भी ड्यूटी आयद होती है, स्टैम्प ड्यूटी लगती है, शैल बी रिटन, वो नहीं लिखी जाएगी, नहीं लिखी जाएगी, पैसिव का फिक्रा है।
upon a piece of stamp paper upon which an instrument chargeable with duty has already been written, कि जिस पर पहले से एक जो इंस्ट्रूमेंट है वो लिखी जा चुकी है, कोई दस्तावेज लिखी जा चुकी है, उस पर कोई और ऐसी दूसरी दस्तावेज नहीं लिखी जाएगी जिस पर भी स्टैंप ड्यूटी आयद होती है। यानी एक ही स्टैंप पेपर पर दो इंस्ट्रूमेंट्स नहीं लिखी जाए। और ये किस सेक्शन के अंदर मेंशन है? अंडर सेक्शन, ऑप्शन ए है 13, ऑप्शन बी है 14, ऑप्शन सी है 15 और ऑप्शन डी है 16। और सेक्शन अंडर सेक्शन 14 ऑफ द स्टैंप एक्ट, under section 14 of the Stamp Act 1899, no second instrument chargeable with duty, no second instrument chargeable with duty shall be written upon a piece of stamp paper upon which an instrument, जिस पर के पहले ही एक इंस्ट्रूमेंट लिखी जा चुकी है, upon which an instrument chargeable with duty, जिस पर ड्यूटी आयद होती है, और मिसाल के तौर पे उस पर जो है वो 500 रुपए की ड्यूटी स्टैंप ड्यूटी लगती है, और वो एक जो दस्तावेज है पावर ऑफ अटॉर्नी लिखी गई है, और पावर ऑफ अटॉर्नी के अलावा आप उस पर कोई और डॉक्यूमेंट भी लिखें, साथ विल भी कहें कि जी विल भी मैंने लिखनी है, तो ऐसी सूरत में वो कहते हैं कि वो ऐसी जो आप इंस्ट्रूमेंट लिखेंगे उससे मुतल्लक वो क्या होगी, वो आगे चल के मैं लिहाजा से मैंने आपके लिए ऑब्जेक्टिव टाइप बनाया है कि वो क्या होगी ऐसी जो इंस्ट्रूमेंट होगी, तो उसका जिक्र सेक्शन 14 के अंदर है। और आप देखते हैं कि ऐसी जो इंस्ट्रूमेंट जो है जिस पर एक इंस्ट्रूमेंट ऑलरेडी लिखी जा चुकी है तो दूसरी इंस्ट्रूमेंट नहीं लिखी जाएगी, तो वो क्या होगी? क्वेश्चन नंबर 57 के अंदर मैंने इसको मेंशन किया है कि एवरी इंस्ट्रूमेंट रिटन इन कंट्रावेंशन ऑफ सेक्शन 13 और सेक्शन 14 शैल बी डीम्ड टू बी डैश। ये ऑप्शन ए है कि अनरजिस्टर्ड समझी जाएगी, ऑप्शन बी है पनिशेबल होगी, ऑप्शन सी अनस्टैम्प्ड समझा जाएगा उसे, और ऑप्शन डी है प्रॉपरली स्टैम्प्ड, कि उसे समझा जाएगा कि प्रॉपरली स्टैम्प्ड। तो प्रॉपरली स्टैम्प्ड तो नहीं समझा जाएगा ना, तो उसको हम समझा जाएगा कि जिस पर ऑलरेडी एक इंस्ट्रूमेंट लिखी जा चुकी है स्टैम्प ड्यूटी, जिस पर के जो इंडिविजुअली एक स्टैम्प इंस्ट्रूमेंट लिखी गई है, दूसरी स्टैम्प इंस्ट्रूमेंट उस पर नहीं लिखी जाएगी, तो उसे अनस्टैम्प्ड ही समझा जाएगा, ऐसे इंस्ट्रूमेंट को अनस्टैम्प्ड समझा जाएगा अंडर सेक्शन 14 ऑफ द स्टैम्प एक्ट 1899। ऐसी इंस्ट्रूमेंट को जिस पर पहले एक इंस्ट्रूमेंट लिखी गई है, नो सेकंड इंस्ट्रूमेंट, कि उस पर दूसरी इंस्ट्रूमेंट जिस पर के दूसरी इंस्ट्रूमेंट जो लिखी जा रही है उस पर भी स्टैम्प ड्यूटी आयद होती है, तो दूसरी इंस्ट्रूमेंट जो है वो नहीं लिखी जाएगी। अगर वो लिखी गई है तो उसको ये समझा जाएगा कि वो अनस्टैम्प्ड ही है अंडर सेक्शन 14 ऑफ द स्टैम्प एक्ट 1899। उसके बाद हमारा नेक्स्ट जो क्वेश्चन है वो क्वेश्चन नंबर 58 है। क्वेश्चन नंबर 58, अंडर सेक्शन 18 ऑफ द स्टैम्प एक्ट 1899, every instrument chargeable with duty executed only out of Pakistan and not being a bill of exchange or promissory note may be stamped within dash months after it has been first received in Pakistan। ऑप्शन ए है 3, ऑप्शन बी है 4, ऑप्शन सी है 5 और ऑप्शन डी है 6। दोबारा मैं इसको रिपीट करता हूं क्वेश्चन नंबर 58 को। अंडर section 18 of the Stamp Act 1899, every instrument chargeable with duty executed only out of Pakistan and not being a bill of exchange, जो कि bill of exchange ना हो, और promissory note, वो promissory note ना हो, वो एग्जीक्यूट हुई है पाकिस्तान से बाहर, ऐसी दस्तावेज जिस पर के स्टैंप ड्यूटी लगती है और वो उसकी तामील हुई है पाकिस्तान से बाहर, जो कि बिल ऑफ एक्सचेंज ना हो, प्रोमिसरी नोट ना हो, तो ऐसी जो डॉक्यूमेंट है, इंस्ट्रूमेंट है, मे बी स्टैम्प्ड, उसको स्टैंप किया जा सकता है, उस पर स्टैंप लगाई जा सकती है, कितने अरसे के अंदर अंदर, विद इन डैश मंथ्स आफ्टर इट हैज बीन फर्स्ट रिसीव्ड इन पाकिस्तान, कि वो डॉक्यूमेंट जो कि पाकिस्तान से बाहर लिखी गई है वो जब पाकिस्तान में रिसीव होगी, तो पाकिस्तान में रिसीव होने, अगर वो अनस्टैम्प्ड है तो पाकिस्तान में रिसीव हुई है, तो पाकिस्तान में
उस पर जो पाकिस्तान के कानून के मुताबिक, स्टैंप एक्ट के मुताबिक स्टैंप लगती है, तो वो स्टैंप एक्ट कितने अरसे के अंदर अंदर जो है वो लगाई जानी है, वो पीरियड बताना है हमने। फर्स्ट रिसीव्ड इन पाकिस्तान within 3 months after it has been first received in Pakistan. B, 4 months after it has been received. 5 months after it has been first received in Pakistan, और 6 months। तो इसका जो राइट ऑप्शन है कि ऐसी दस्तावेज जो कि सेक्शन 18 के तहत पाकिस्तान से बाहर एग्जीक्यूट हुई और उस पर स्टैंप ड्यूटी पाकिस्तान में जब रिसीव होता है, पाकिस्तान में जब वो रिसीव होगी तो पाकिस्तान के स्टैंप एक्ट के तहत उस पर जो स्टैंप ड्यूटी लगनी है, तो वो कितने अरसे के लिमिटेशन है कि वो उस अरसे के अंदर अंदर उस पर जो है वो स्टैंप ड्यूटी लगाई जा सकती है। वो 3 महीने है, यानी 3 मंथ्स है, वो 4 मंथ्स है, 5 है या 6 मंथ्स है। तो इसका राइट ऑप्शन और करेक्ट आंसर है इसका कि वो 3 मंथ्स, यानी 3 माह के अंदर अंदर जो है, जो ऐसी डॉक्यूमेंट जो कि पाकिस्तान से बाहर जो एग्जीक्यूट हुई पाकिस्तान के अंदर आती है, पाकिस्तान के स्टैंप एक्ट के मुताबिक उस पर जितना स्टैंप ड्यूटी लगती है तो वो 3 माह के अंदर अंदर लगानी होगी। अगर नहीं लगाई जाएगी तो फिर जो वो इंस्ट्रूमेंट लिखी गई है वो एक्सेप्ट नहीं की जाएगी रजिस्ट्रेशन के तौर। नेक्स्ट जो हमारा क्वेश्चन है वो बड़ा ही इंटरेस्टिंग है। अगर आपने इसको पढ़ा होगा तो आप फौरी तौर पे इसका जवाब आपके जहन में आ जाएगा। एड वेलोरम इज अ डैश वर्ड। एड वेलोरम, ए डी एड, ए डी एड, VALOREM, ad valorem is a dash word. A Roman word, B Latin word, C French word और D German word। अगर आपने ब्लैक स्टार डिक्शनरी के अंदर इसको देखा होगा तो आपके लिए इंतहाई इजी होगा इसका जवाब देना। ad valorem is a सेकंड ऑप्शन इसका राइट ऑप्शन है। ये रोमन वर्ड नहीं है, ये फ्रेंच वर्ड नहीं है, ये जर्मन वर्ड नहीं है, बल्कि ये लेतन वर्ड है। एड वेलोरम इज अ लेतन वर्ड। इससे आगे हम चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 60। एड वेलोरम मीन्स, एड वेलोरम मीन्स क्या, इसका मतलब क्या है? एड वेलोरम, ये आगे चल के हमारी एक डेफिनेशन के अंदर एड वेलोरम का वर्ड यूज होना है, लिहाजा मैं एड वेलोरम किस जुबान का वर्ड है? ये लेतन वर्ड है। अब एड वेलोरम का मतलब क्या होता है? मींस डैश अकॉर्डिंग टू थिंग, थिंग के मुताबिक, चीज के मुताबिक, अकॉर्डिंग टू वैल्यू, कीमत के मुताबिक, अकॉर्डिंग टू इनहेरिटेंस, विरासत के मुताबिक, अकॉर्डिंग टू ड्यू डेट, ड्यू डेट के मुताबिक। तो अकॉर्डिंग टू वैल्यू, एड वेलोरम का मतलब होता है अकॉर्डिंग टू वैल्यू, अकॉर्डिंग टू वैल्यू। अगर किसी भी इंस्ट्रूमेंट पर कोई स्टैंप ड्यूटी लगनी है तो वो देखी जाएगी कि उसकी वैल्यू क्या है उस इंस्ट्रूमेंट के अंदर। जो कोई भी चीज जो है लिखी जा रही है, मिसाल के तौर पे वो अगर सेल से मुतलका इंस्ट्रूमेंट है, वो अगर मिसाल के तौर पे प्रोमिसरी नोट या बिल एक्सचेंज है तो उससे मुतलका है, तो वैल्यू क्या उसी हिसाब से टिकटें लगनी है उसके ऊपर। तो अकॉर्डिंग टू वैल्यू एड वेलोरम जो है वो उस पर स्टैंप ड्यूटी लगेगी। अकॉर्डिंग टू एड वेलोरम मींस अकॉर्डिंग टू वैल्यू। तो राइट ऑप्शन ऑप्शन बी है, अकॉर्डिंग टू वैल्यू। एड वेलोरम मींस अकॉर्डिंग टू वैल्यू। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 61। अंडर विच सेक्शन ऑफ द स्टैंप एक्ट 1899 conversion of amount expressed in foreign currencies is mentioned? कि फॉरेन करेंसी जो है उसका उसको कन्वर्जन उसकी करनी है, उसको चेंज करना है, तो उससे मुतल्लिका किस सेक्शन के अंदर बताया गया है कि अंडर विच सेक्शन ऑफ स्टैंप एक्ट 1899 कन्वर्जन ऑफ अमाउंट, के अमाउंट को, रकम को, पैसों को एक्सचेंज करना है, तब्दील करना है, एक्सप्रेस्ड इन फॉरेन करेंसी, कि फॉरेन करेंसी के अंदर इज मेंशन्ड। तो उसका जिक्र है सेक्शन 18 के अंदर, 19 के अंदर, 20 या 21 के अंदर। तो ये 20, सेक्शन 20 ऑफ स्टैंप एक्ट 1899 के अंदर जो है वो मेंशन किया गया है कि अगर फॉरेन करेंसी को जो है वो कन्वर्ट करना है, रकम को, पैसों को कन्वर्ट करना है फॉरेन करेंसी में, तो उससे मुतल्लिक बताया गया है सेक्शन 20 ऑफ द स्टैंप एक्ट 1899। अब क्वेश्चन नंबर 62 है
वेयर एन इंस्ट्रूमेंट इज चार्जेबल विद एड वैलोरम, आपने हमने जैसे हमने पहले एक क्वेश्चन के अंदर देखा कि एड वैलोरम होता क्या है। एड वैलोरम अकॉर्डिंग टू वैल्यू, वेयर एन इंस्ट्रूमेंट, जहां पर एक जो इंस्ट्रूमेंट है, इंस्ट्रूमेंट जो है वो दस्तावेज जो है उस पर ड्यूटी लगनी है और वो अकॉर्डिंग टू वैल्यू लगनी है। एडवेलरम विद एडवेलरम अकॉर्डिंग टू वैल्यू लगनी है, ड्यूटी इन रिस्पेक्ट ऑफ एनी मनी expressed in any currency other than that of Pakistan, such duty shall be calculated on the value of such money। तो उसको अगर वो पाकिस्तानी रुपयों में नहीं है, पाकिस्तानी रुपयों में नहीं है उसका हिसाब किताब, वो पाकिस्तान से हट के किसी दूसरी करेंसी में अदर देन दैट ऑफ पाकिस्तान, सच ड्यूटी शैल बी कैलकुलेटेड। तो ऐसी जो ड्यूटी कैलकुलेट करनी है, उस पर कितनी स्टैंप ड्यूटी लगेगी, ऑन द वैल्यू ऑफ सच मनी इन द करेंसी ऑफ पाकिस्तान, को उसको पाकिस्तान की करेंसी में कन्वर्ट करके अकॉर्डिंग टू द करंट डैश ऑन द डे ऑफ द इंस्ट्रूमेंट, कि जब इंस्ट्रूमेंट वो लिखी जा रही है तो उस दिन उस करेंसी की पाकिस्तान में कितनी वैल्यू है, उसके हिसाब से ए रेट ऑफ द टैक्स, बी रेट ऑफ द गोल्ड, सी रेट ऑफ एक्सचेंज, कि उस दिन उस करेंसी की पाकिस्तान में क्या वैल्यू, जैसे डॉलर की आज मिसाल के तौर पे 160 रुपए का डॉलर है, कल अगर 161 का हो जाता है, परसों अगर 162 का हो जाता है, तो अगर परसों लिखी जानी है तो परसों 162 के हिसाब से उसकी कैलकुलेशन की जाएगी और उस पर जितनी स्टैंप ड्यूटी लगनी होगी उसके हिसाब से अकॉर्डिंग टू वैल्यू यानी एड वैलोरम जो है उस पर स्टैंप ड्यूटी लगाई जाएगी। ठीक है जी। तो अकॉर्डिंग टू द रेट ऑफ एक्सचेंज, कि उस दिन जो रेट ऑफ एक्सचेंज होगा, where an instrument is chargeable with ad valorem duty in respect of any money expressed in any currency other than that of Pakistan, कि पाकिस्तान के अलावा किसी और करेंसी में जिक्र है किसी इंस्ट्रूमेंट के अंदर किसी भी अमाउंट का, तो उसको पाकिस्तान के जो रेट ऑफ एक्सचेंज है कि उस दिन पाकिस्तान में उस करेंसी की, उस मुल्क की करेंसी की जो वैल्यू है वो क्या है, उसके हिसाब से कैलकुलेट करके उस पर कितनी जो है स्टैंप ड्यूटी लगती है उसके हिसाब से स्टैंप लगानी चाहिए। ठीक है जी। तो ये रेट ऑफ एक्सचेंज इसका जो है वो करेक्ट जो है वो आंसर है। तो आज हम इसको यहां तक ही रखते हैं, टाइम हमारा हो गया है। अल्लाह ताला आपको खुश रखे। नेक्स्ट लेक्चर के अंदर इंशाल्लाह इससे आगे हम स्टार्ट करेंगे। अपना बहुत ख्याल रखिएगा, अपने घर वालों का बहुत ख्याल रखिएगा। अल्लाह ताला आपको खुश रखे। थैंक यू वेरी मच।